पे, ये होमवर्क हमने दिया था। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्या आंसर आया इसका? -r/6। -r/6। हमारे पास तो इसके डायमेंशंस है बेटा नंबर्स में, तो आंसर नंबर में आना चाहिए आपका। तो नंबर में कितना आया है वो मुझे बताओ जरा कैलकुलेट करके। ना हम, हाँ चलो कोई नहीं, मैच कर लेना, ठीक है हम शुरू करते हैं, हम करते हैं। यस सर। हाँ सोल्यूशन करते हैं। तो हम ये वाली जो ज्योमेट्री है इसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास डेटा, सब सारे दिए हुए हैं ऊपर। 56 सेंटीमीटर डायमीटर है और बाकी काट दिया गया उसमें से 42 सेंटीमीटर, ये कट कर यस। दिया गया। तो मेजर हमारा फॉर्मूला क्या है इसमें, एक्सीओएम इज इक्वल्स टू, एक्सीओएम अगर निकाल, क्योंकि एक बात तो ये है ना कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही आएगा, यस सर। एक्स एक्सिस पे ही आएगा। एक्सीओएम इज इक्वल्स टू A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। अब जरा ये लिस्ट निकाल लेते हैं, ये कौन सी है लिस्ट। तो मतलब ये डेटा फुल कर देते हैं। ये डब्बा न बना दिया हमने, क्या कोऑर्डिनेट, यस सर। कोऑर्डिनेट बना दिया 0 0 0 0 पे कोऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, कितना टोटल दे रखा है डायमीटर, 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। अगर ये सेंटर पे लाइन है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 28, रेडियस हो गया यस सर। 28 सेंटीमीटर। अच्छा वो जो काटा गया है वो कितने पे दिया हुआ है, 42। 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर का हाफ हो गया 21 सेंटीमीटर। हम्म। तो 21 सेंटीमीटर मैं यहां से ले रहा हूं, जरा यहां से 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर कहीं मान लेते हैं, यहाँ कहीं आएगा, थोड़ा सा आगे, 21 सेंटीमीटर। लेकिन फिर भी ये 0 0 वाली लाइन से तो थोड़ा सा आगे ही है यस सर। जो कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट से ये कितना आगे है, अगर इस साइड से 21 है, 28 इस साइड से ये 21 है और ये 28 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 28 माइनस 21, 7 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया ये डिस्टेंस। क्यों निकाला ये भाई, कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस तो हमें मालूम होना चाहिए ना किसी पॉइंट का। यस सर। ठीक है, तो ए वन यानी कौन सा एरिया, जो इनिशियल था, हम्म। पाई आर स्क्वायर, कितना पाई 28 स्क्वायर, राइट। यस सर। एक्स वन क्या, जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास था वो तो सेंटर पे ही था, हम्म। वो तो सेंटर पे ही था, तो 0 0। सेंटर में है तो वो 0 0 कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये हो गया 0। ए टू, ए टू क्या, पाई, पाई आर स्क्वायर, आर क्या, कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, 21 सेंटीमीटर हो गया ना, इस सेकंड वाले जो कट हुआ है। ए टू है कौन सा हिस्सा जो कट हो गया है, तो ए टू कितना हो गया, पाई 21 स्क्वायर। हम्म। एक्स टू, एक्स टू मतलब सेंटर ऑफ मास का या सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड का जो भी है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये कोऑर्डिनेट है ना, वो कितना है 21, सॉरी 7, 7। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये कुल मिला के ये जो डेटा है ये हमने कहाँ रख दिए, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दिए सारे के सारे। ठीक है, अब ये जैसे ही एक आप रखोगे, क्वेश्चन था। हैं क्या क्या, एक क्वेश्चन था। हाँ आपने जब वो रिमेनिंग मतलब जो पार्ट निकाल दिया उसका आपने डायमीटर 42 सेंटीमीटर बता दिया, हम्म, तो हम 42 का डायरेक्ट हाफ करके क्यों नहीं उसका रेडियस ले सकते हैं, उस पे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हो कोऑर्डिनेट, तो आप कहीं भी बना सकते हो, कोऑर्डिनेट बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनाना चाह रहे हो यहाँ बना दो, तो उस केस में आपका ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, फिर पिछले केस में x1 0 नहीं होगा। आप यहाँ बनाओगे तो x1 0 थोड़ी होगा फिर। नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही, जो हमने इसका पार्ट निकाल के ठीक है, अलग से। ठीक है अलग कर दिया था, हाँ
उस पे अगर हम हाफ करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास तो 21 सेंटर पे में आएगा, आएगा। 21 पे आएगा। तो फिर वैसे लेके क्यों नहीं हाँ कर तो रहे? 21 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया ना 21, तो 21 तो यही पॉइंट हो गया। मैं एक बार कर्सर निकाल लेता हूँ, कोई नहीं। आप कह रहे हो कि सर ये इसी पॉइंट की तो बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो काटा है उसका हाफ तो 21 यही वाला पॉइंट है। तो यू मीन टू हाँ। से कि अगर यहां पे मैं 0 0 ले लूंगा, ले लिया मैंने 0 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे 0 0 लेने पे, तो उस केस में जो एरिया वन है वो तो यही रहेगा, एरिया तो चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं x1 कितना हो जाएगा? उस केस में 0 थोड़ी रहेगा फिर वो x1। यहां से इस तरफ 7 जाना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, क्योंकि x1 है क्या, जो पूरा एरिया है उसके सेंट्रॉइड की पोजीशन फ्रॉम कोऑर्डिनेट है x1। यस सर। तो अगर मैं यहां 0 0 ले रहा हूं बेटा, तो मेरे को ये -7 लेना पड़ेगा फिर x1। नहीं, सेंटर मतलब ये वाले इनिशियल फिगर का तो क्लियर है। ठीक है। लेकिन जैसे हम हर क्वेश्चन में अभी तक करते आ रहे थे कि इनिशियल फिगर माइनस जो पार्ट हमने निकाल दिया है उसका सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही। तो जो पार्ट आपने निकाल दिया है हम्म। उसका टोटल डायमीटर 42 मीटर दिया है। बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल पोर्शन का हमेशा सेंटर में होता है, बस अब आप जिस मेरे को, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। आपको, आप ये समझ रहे हो कि वो जो पार्ट कट हुआ है, क्या वो एकदम सिमेट्रिक हाफ है? इस बार जो पार्ट कट हुआ है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हम्म, इस पिछली बार जो पार्ट कट हुआ था वो खाली सेंटर तक वाला पार्ट था। इस बार का पार्ट आप देखो कितना, ये इतना बड़ा पोर्शन कट हो गया है। हाँ। समझ रहे हो? यस। इसलिए तुम्हें ये इशू आ रहा है कंपेयर करने में। तो पिछली बार तो हमने यहीं से सब ले लिया था। हाँ। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इस बार का पोर्शन भाई देखो 56 का 21 सेंटीमीटर हो गया। तो वो तब आपकी बात सही थी जब आप यहीं से कट करते, पर इस बार का कटिंग पोर्शन तो और बड़ा है ना, हाँ। ज्यादा है। इसलिए तुम्हें वो सोचने वाला इल्यूजन पैदा हो रहा है, लेकिन कुछ है नहीं फिर भी सोचो ना कहाँ प्रॉब्लम है। आपने ओरिजिन तो वही लिया जो, जब ये पूरा का पूरा होता तो यहां पर आपने कोऑर्डिनेट लिए 0 0, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन थोड़ी है। आप कहीं पे भी ले सकते हो, ये तो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे आ रहे हैं कि यस आप सर। कोऑर्डिनेट्स कहीं पे भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। हम एक्स पे इसलिए सफिशिएंटली डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि एक्स पे के अराउंड ही बॉडी सिमेट्रिक है। आप चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे इसके सेंटर पे ले लो। अगर आप यस। इसके सेंटर पे लोगे तो ये फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा चेंज हो, फॉर्मूला यही रहेगा, ये डेटा चेंज होंगे बस। अच्छा, ये तब भी वही रहेगा, ये तब भी वही रहेगा, खाली ये और ये चेंज हो जाएंगे। x2 उस केस में 0 हो जाएगा बेटा, x1 -7 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर भी इस बात यस। को आराम से सोचना, अगर तुम्हें स्टिल उसके बाद लगे कि नहीं अभी भी मैं डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मेरे को जो मेरा डाउट था वो बना हुआ है, स्टिल यू कैन आस्क एनी ओके टाइम ऑन सर। व्हाट्सएप। ठीक है। यस सर। राइट। पीछे से जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें डाउट्स कलेक्ट हो रहे हैं कुछ की नहीं? और कौन से क्वेश्चंस? कोई भी जो भी आप करते चल रहे हो, क्या उसके डाउट्स अपने आप रिजॉल्व हो जा रहे हैं, या फिर ऐसे कि नहीं सर मेरे बहुत सारे डाउट कलेक्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने मार्क करके रखे हैं। रखे हुए हैं ना चैप्टर वाइज? यस सर। ठीक है, डाउट सेशन लेते हैं एक दिन। ठीक है, तो ये बात समझ आई। अब आप यस यहाँ सर। पे बस क्या है, डेटा फिट करना है। वाईसीयूएम तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या हाँ। है, एक्स पे ही है। यस सर। एक्स पे ही है, इस चीज को लेके कोई दिक्कत कोई सोचने में नहीं? नहीं। नहीं, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बात। तो वाईसीयूएम जो है वो 0 रहेगा। एक्सयूएम आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दोगे। कैलकुलेशन में करो, इस डेटा को पुट करो, लो टाइम। मैं तब तक अगला क्वेश्चन तैयार करता हूँ। यहां वाले सेक्शन को बीच से काट करके, ये जहां मैंने अभी डैश दिखाया था, काट करके यहाँ पे मैंने अलग कर दिया। समझ पा रहे हो आप? कहाँ से अलग किया सर? देखो, ये पहले यहाँ पे था, ये पूरे एरिया में था ये वाला सेक्शन। हम्म। अभी इसको काट करके, ये पूरा ऐसा था, फिट था इसके अंदर, ठीक ठीक है। है, ऐसे काट करके अलग कर दिया। ठीक है। तो ये रिमूव्ड सेक्शन है, ये R1 है,
सेकंड वाला रेडियस यानी कि ये वाला R2 है। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड COM ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। सेक्शन क्वेश्चन मार्क। मैं बस हिंट दे के आगे बढ़ रहा हूं, इसको होमवर्क में डालना। हिंट ये है कि ये बॉडी y के अबाउट सिमेट्रिक है। y के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 0 में मानूं तो सेंटर ऑफ मास का XUM तो 0 हो जाएगा। आंसर खाली YCUM पे ही आएगा। यस ठीक है, खाली YCUM के फॉर्म में निकलेगा आंसर। और आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आ जाना चाहिए 4/3 पाई R2 स्क्वायर। ऑब्वियसली डिस्क है तो उस हिसाब से चीजें लगाना फॉर्मूले। ठीक है सर, लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन था मेरा, मैं पूछना भूल गई थी। हाँ हाँ बोलो बोलो। और अभी हमने y के सिमेट्रिक लिया तो वो तो समझ आ गया कि क्यों लिया। ठीक है, बट हमने सर्कल में जब x के सिमेट्रिक लिया था तो फिर हमें पता ऐसे चलेगा कि वो y के सिमेट्रिक नहीं है। एक सेकंड में चल रहा हूँ, ऊपर का क्वेश्चन है ये। R2³ माइनस R1³। ठीक है, ये इसका आंसर है। हाँ बेटा आप बोलो। जैसे ये सर्कल है। हाँ, हाँ तो इसमें हमने बोला कि ये x के सिमेट्रिक है लेकिन y के नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि x के सिमेट्रिक है और y के y की सिमेट्रिक नहीं है। देखो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है? सिमेट्रिसिटी का मतलब ये सिंपल देखने से है। आपको कैसे पता चलता है कोई बॉडी सिमेट्रिक है? जैसे आपने कट किया, उसके ऊपर उतना ही पोर्शन, उतना ही सेक्शन है जितना उसके नीचे है सेक्शन। यस सर। तो x के अबाउट काटा है ना, तभी तो इतना पॉसिबल है। y में देखो ना आप, y में देखो आप, क्या अंधा भी नहीं बता सकता कि ये नहीं है ना? ये देखने से ही तो पता चलेगा, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है ना। और ऊपर चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है और ऊपर चलते हैं। यहाँ भी देखो आप, यहाँ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये और ये सेक्शन तो बराबर तो नहीं है क्योंकि कटा हुआ है ना। लेकिन अगर ऐसे काट दूं तो ये बराबर है, देखो ये भी बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है ना। तो मैं किसी भी क्वेश्चन को सिली क्वेश्चन नहीं बोलता, क्योंकि मैकेनिक्स में कोई भी क्वेश्चन छोटा हो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, दैट इज अप्रिशिएटिंग यू आर आस्किंग दीज थिंग्स। ठीक है, सो ये हम लोगों ने किया बेटा अभी तक है। अब मैं कुछ एक ऐसी चीजें बता रहा हूं जो जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन उनका यूज नहीं दिखा है सर अभी तक। देखते हैं, जैसे उन्हीं का यूज मैं धीरे धीरे आगे करूंगा। कि हेडिंग क्या बननी चाहिए, मैं ऐसे कुछ लिखता हूं, फॉर्मूलाज या फॉर्मूलाज रिलेटेड टू या लिंक टू, एक ही बात है, लिंक्ड टू सेंटर ऑफ मास। भाई ये मैंने खुद से हेडिंग बना दी अभी, ये जो भी है। ठीक है, तो ये बुक में किसी और नाम से अगर दिख जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि RCOM यानी ये तो पोजीशन ही तो हुई। मैं एक्स लिख दूं, वाई लिख दूं, चाहे M1R1 प्लस M2R2 अप टू MNRN, कोई nth पार्टिकल तक ले लेते, अपॉन M1 प्लस, चलो मैं 2 तक लेके चल रहा हूं, इतना लंबा बार बार क्यों लिखेंगे, M1 प्लस M2। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, ठीक है, मैं नीचे मास की बात ही नहीं कर रहा। मास को आप एक काम कर सकते हो, आपकी मैथमेटिक्स अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, आप इसको कैपिटल M ले लो थोड़ी देर के लिए और इस साइड भेज दो। मैं ये चीजें रब कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो साथ साथ लिखते चलना। मैं सिर्फ यहाँ पे फाइनल फॉर्म्स छोड़ूंगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, M1R1 प्लस M2R2। नाउ आई एम सेइंग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो क्या मिल जाएगा, एम डी आर सी ओ एम बाय डी टी Yes, sir. इज इक्वल्स टू एम वन डी आर वन बाय डी टी प्लस एम टू डी आर टू बाय डी टी. Now this becomes what? Velocity. So this becomes m into v com is equals to m1 क्या, v1 प्लस m2 v2. सर ये तो कुछ अजीब आया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये कैसी बात है? मतलब ये ठीक है, मैथमेटिकली लिख दिया इसको, इसको फिजिकली कैसे अज्यूम करेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हो Yes, sir. कि मैथमेटिकली तो लिख दिया, अब ये फिजिकली कैसे अज्यूम होगा? फिजिकली बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे लिखा हो कि दो मासेस हैं, एक दूसरे की तरफ फेंके गए हैं, Hmm. अब ये दोनों वेलोसिटी में है इस टाइम पे, Yes, sir. तो इनका सेंटर ऑफ मास इनिशियल स्टेज पे मान के चलते हैं कि यहां कहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये वेलोसिटी में क्या है, वो सेंटर ऑफ मास भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा होगा कहीं. Yes, sir. बस, तो ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे, इस फॉर्मूले से हो जाते हैं. ये हम धीरे धीरे डिस्कस भी करेंगे सारी चीजें, ठीक है. पहले मैं फॉर्मेट तैयार कर लूं, इन फॉर्मूलोज का यूज होना ही होना है, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें बॉडी भाग रही हो लेकिन फिर भी उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी जाए कि कितना शिफ्ट होगा या फिर कितनी वेलोसिटी होगी, उसमें ये फॉर्म्स यूज हो सकती है. सेम इसी तरीके से मैं पिछले दो स्टेप को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, बट आरसीओएम की जगह मैं वीसीओएम यूज कर रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारी चीजें लिखता हुआ चल रहा हूं. तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को पहले एक बार ऐसे लिख देंगे, वीसीओएम इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 या टोटल मास. Yes, sir. अच्छा, क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, mv तो सेंटर ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, mv तो लीनियर मोमेंटम होता है, नाम तो सुना है ना एटलीस्ट, मैंने अभी Yes. इंट्रोड्यूस नहीं कराया, अलग बात है कि आपने तो अभी तक बताया नहीं सर, हम तो जीरो से बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट लीनियर मोमेंटम सुना है कहीं, ठीक है, काम चल Yes. जाएगा. तो p1 प्लस p2 Hmm. अप टू आगे जहां तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं, nth तक चला जाए, n तक चला जाएगा. अब इसी फॉर्मूले को फिर से नीचे ले लो, तो मैं कहूंगा किसी और फॉर्मेट को नहीं, इस फॉर्मेट को ले लेते हैं नीचे, इस वाले को. अब फिर से बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Yes, sir. तो m डी वी सी ओ एम अपॉन डी टी. अच्छा, ये सब सोचना आना चाहिए, हर बार लिखना थोड़ी है. क्वेश्चन में अचानक कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाए तो ऐसा सोचना है कि एक से कैसे दूसरा लिंक हो रहा है. तो ये हो गया m1 और v1 की जगह डी वी वन बाई डी टी बाई विच इज वॉट a1 Hmm. प्लस m2 डी वी टू बाई डी टी Yes, sir. विच बिकम a2, दैट बिकम्स acom. कोई एक्सिलरेटेड, पिछला ही क्वेश्चन सोचो जो मैंने दो बॉडी का बताया ऊपर नीचे जा रही है, वो दोनों जा रही हैं, लेकिन क्या है, अगर वो एक्सिलरेटेड है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी तो एक्सिलरेट कर रहा होगा, Hmm. काइंड ऑफ ऐसे फॉर्मूलाज. तो एम ए सी ओ एम इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2. अब ये तो कुछ फोर्स जैसा दिख रहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना एम में, Yes, sir. तो ये बन गया एफ सी ओ एम इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2. सर ये तो आप मैथमेटिकल जंबल्स खेल रहे हो, इस ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते, मतलब ऐसे कैसे बनेंगे, ये सब हमें आगे देखना बेटा, ये सारी चीजें आगे आएंगी. मैं आपको उस दिन भी मैंने बात बताई थी कि असली प्रॉब्लम मैकेनिक्स के इसी एरिया में छुपी होती है, जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती ना कि अरे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब यहीं से जुड़े हुए होते हैं. तो ये बन गया हमारा सारा फॉर्मूले का जो भी सिस्टम. मैं इनमें से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को कोई एक डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं, और ये काम आप भी कर लेना. Yes, sir. तो एक, ऊपर वाला तो है ही है, दूसरा भी है, ये पूरा, ये पूरा.
ऊपर वाला समझ आ गया तो ये तो आ ही जाएगा, इसमें कोई दूसरी। तो कुल मिला के बस एक दो स्टेप छोड़ के सर आपने सारे ही तो कर दिए बॉक्स, तो सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस सर। ये बात समझ आई, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, प्रॉब्लम लेते हैं एक क्वेश्चन। एक 2 kg का मास है और एक 6 kg का मास है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 6 kg के मास को 2 मीटर राइट साइड शिफ्ट कर दें। क्वेश्चन समझना ध्यान से। वेयर एंड हाउ मच, वेयर एंड हाउ मच टू शिफ्ट 2 kg mass so that center of mass do not change its position। पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि आप अर्ली स्टेजेस पे हो तो मैं लिख रहा हूं ये कि सेंटर ऑफ मास डू नॉट चेंज व्हाट इट्स पोजीशन, पोजीशन। ये लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो सबसे पहले तो दिमाग बोलता है कि ये ऊपर वाला तो कोई फॉर्मूला अभी हमने जो पढ़ा वहां से तो कुछ मदद मिल सकती है, बट उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने कि कुछ यहाँ लिंक कर जाए। तो हम बेसिक से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बाकी के स्टेजेस पे कैसे जाएंगे। तो इनिशियली फॉर्मूला तो हमें एक ही पता है, एक्स यू एम। भाई एक्स में है ना बॉडी, तो एक्स सेंटर ऑफ मास उसी में रहेगा। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, अब चेंज की बात हुई है, चेंज की, तो मैं इस साइड कहूंगा नीचे वाला m1 प्लस m2 ये बन गया कैपिटल M, ये बन गया कैपिटल M, और ये उस साइड चला गया mxum, तो ये बन गया m1 x1 प्लस m2 x2। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया m इस साइड आया, ये निकल के आया dxum, हमने तो पढ़ा है ऊपर ये, बाय dt इज इक्वल्स टू m1 dx1 बाय dt प्लस m2 dx2 बाय dt। देखो मैथमेटिकली ये बात सेटिस्फाई नहीं करेगी, ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन प्रोसीड करने के लिए बता रहा हूँ। सपोज टाइम की टर्म कैंसल, यू टाइम का क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। चेंज क्या हो रही है, पोजीशंस। मुझे चेंज वाला फॉर्मेट यहाँ पे लेके आना था बेटा, चेंज वाला फॉर्मेट। तो मैं क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, m डेल्टा एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1। आप नहीं लिखना चाहते हो तो मत भी लिखो इस वाले स्टेप को, ये मैं सिर्फ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। वो बिना लिखे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ, डेल्टा का मतलब क्या, पोजीशन चेंज, चेंज हो रही है पोजीशन ना। तो उस फॉर्मेट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमने अपने फॉर्मूला को मॉड्यूलेट किया उस टर्म्स में जो चेंज की बात तो करे। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। और हमने बोला सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब डेल्टा एक्स यू एम वी वांट 0। बोलो इतनी बात ठीक है। वो हम 0 चाह रहे हैं, इसलिए हमने उसको 0 कर दिया। अब बचा क्या आपके पास, राइट साइड के फॉर्मूले बचे हैं खाली, तो लेफ्ट हैंड टाइम्स 0 हो गया टर्म पूरा का पूरा,
तो दिस बिकम्स m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, यही हुआ। चेंज कर दो, m1 डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 डेल्टा x2। हाँ m1 कितना दिया है, 2 kg, देख पा रहे हो, यस 2 kg को मैं m1 मान लेते हैं। उसकी पोजीशन चेंज करना, यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है कि इसको कितना शिफ्ट करें, है ना। हाँ m2 कितना दिया हुआ है, 6 kg, यस उसकी पोजीशन चेंज की गई है, किस साइड, राइट या लेफ्ट। राइट राइट मतलब +2, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। सॉल्व करो, x1 की वैल्यू या डेल्टा x1 की वैल्यू यहां से आ रही है कितनी, 2 से 2 तो कैंसिल वैसे ही दिख रहा है मुझे, -6 आंसर। देखो भाई, अब आपके सामने है सब कुछ। इसलिए ये पोर्शन, इसमें सोचना होता है आपको थोड़ा सा। हमने बेसिक फॉर्मूला उठाया था खाली, और हमें कुछ नहीं मालूम, और हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं वो आप देखो। यहां पर प्रॉब्लम्स के वेरिएशन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझ आई यस बात, बहुत बढ़िया। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, वो तुम्हें करने को देंगे। सेम बॉडी लेते हैं, 2 kg, 6 kg। क्वेश्चन वही कि अगर इफ 6 kg के मास को 2 मीटर शिफ्ट कर दिया जाए, यही क्वेश्चन था पिछली बार भी। यस सर तो अब ये स्टेटमेंट चेंज करते हैं, टू शिफ्ट सेंटर ऑफ मास 3 मीटर राइट हैंड साइड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, where and how much we should shift 2 kg वाला मास। ठीक है, क्वेश्चन यस देखो, ट्राई करो, आपके पास मेथड्स हैं बेटा। टाइम लो, आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सर डेल्टा x2 +6 आ रहा है। डेल्टा x2 आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही आंसर। कितना आ रहा है बेटा, +6। +6 तो यानी कि मैं अगर वो जो पिछला ही वाला फॉर्मूला यूज करूं,
यानी कि मैं सिंपल उठा ला रहा हूँ इसको, मैं ज्यादा टाइम लूंगा ही नहीं, इसको उठा ला रहा हूँ मैं सीधा। ये किया कॉपी, क्योंकि हमें पता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। यस सर, यहाँ पे लेकिन डेल्टा सी ओ एम भी आएगा। आएगा, बिल्कुल सही आएगा। अरे ये वाला उठा लिया यार। चलो कोई नहीं, उस साइड एक काम कर लेते हैं ना, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर कर देते हैं और उसको कर देते हैं प्लस का साइन, और इधर बना देते हैं कुछ, प्लस हो गया, है ना। और यहाँ पर डेल्टा एक्स आएगा, हम्म, डेल्टा एक्स आएगा। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे रखा, और यहाँ पे क्या होगा, नीचे टोटल मास हो गया m1 प्लस यस सर, m2। ठीक है, तो बस सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पे कितना ऐड कर दिया बेटा, +3, +3। और आंसर क्या आ रहा है इस हिसाब से, x1 +6। +6 मीटर आंसर। ठीक है, यानी कि कौन से ब्लॉक को शिफ्ट करना है, 2 kg 2 kg वाले ब्लॉक को कितना शिफ्ट करना है, +6। +6 मीटर शिफ्ट कर देना। यानी कि अगर 2 kg यहां पर है, 6 kg यहां पर है, तो 2 kg वाले को राइट साइड। उतना शिफ्ट कर देना है, +6 मीटर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ये तो +2 मीटर गया ही था उधर। यस सर। तब जो सेंटर ऑफ मास वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यस सर। जितना डिमांड है। आंसर है, ठीक है। m1 + m2 कितना हो गया, 8। हाँ, m1 कितना है, 6 kg। m1 2 kg नहीं है, मैंने 6 लिया कोई है। दिक्कत नहीं है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं इसको फर्स्ट लेके चलता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा x1 ये तो निकालना ही था, हम्म, m2 ये 6 हो गया 6 हमारा, kg। डेल्टा x2 ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो फॉर्मेट में देखे तो उसको थोड़ा सा आसानी हो। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और इस चीज पे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटेड टू, लिंक टू सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूलाज। यस। इसके कोई कोई प्रॉपर हेडिंग है ही नहीं इस चीज की कि ऐसे कर दिया जाए वैसे कर दिया जाए। बुक्स में लिखा रहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बच्चा पहली बार पढ़े तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलना क्या चाह रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी तक तो पोजीशन निकालते थे, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सही लिखा हुआ है। सो अगर एक क्वेश्चन ऐसा हो कि मान के चलते हैं, दो पार्टिकल है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, 2 पार्टिकल है, और m1 जिसका मास है 1 kg, और m2 जिसका मास है 2 kg। ठीक है, प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, है ना, कहां से, एक रूफ ऑफ टावर से इसको फेंक रहे हैं। सपोज m1 जो है उसको फेंका गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंका गया, कितना है, m1 1 kg है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। और m2 को फेंका गया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रॉम टावर, फ्रॉम अ टावर। तो अब ये बॉडी एक्सिलरेट कर रही है अंडर द यस। ग्रेविटी। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ACOM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 2 पार्टिकल। इमेजिन करो 5 मिनट पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता ना, कोई सेंस नहीं बना रहा था तुम्हारे लिए, हाँ। कोई भी सेंस नहीं बनाता। नाउ अब ये इतना पता है कि अच्छा, ऑप्शन भी दिए हुए थे, ऑप्शन भी, G/3, G/2, 0। तो कुछ करना वरना नहीं है, फॉर्मूला है एक अपना, और तो और कोई तरीका ही नहीं है करने का, मैकेनिक्स मैकेनिक्स लगा के। फॉर्मूला क्या था, यस। हम डिराइव कर चुके हैं कि फॉर्मूला आता है कहां से, ऊपर देख m1 चुके हैं, + m2a2 m2 अपॉन m1 + a2, m1 + m2, राइट। m2। दोनों अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, और हाँ। कोई एक्सेलरेशन तो हमें नहीं मालूम है। मास यस। 1 कितना है, 1। मास 2 कितना है, 2। 2। 1 + 2, सीधा ऐड किया, G आंसर। देखो कुछ था इसमें, सर,
कुछ भी नहीं था, फिर भी ये क्वेश्चन गलत करके आए बहुत बच्चे। ठीक है, आया होगा किसी ईयर में, देखा तो था कहीं। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं दूंगा, वो दूंगा होमवर्क के लिए, और नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड करा के मुझसे स्लाइड ऊपर करवा के ये क्वेश्चन सॉल्व करवा लेना, अगर नहीं होता है तो। दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, पार्टिकल दिया हुआ है, एक बी है और ये ग्राउंड है, और यहां से एक ए है। ठीक है, इसकी स्पीड दी हुई है यू ए ऑब्वियसली, और इसकी स्पीड दी हुई है यू बी। सो पिक्चर ये है कि दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, मासेस हैं इनके 1 kg एंड 2 kg। ये 1 kg का है, ये 2 kg का है। 1 kg एंड 2 kg projected in the direction as shown in your figure, right? With the Yes. speed of UA is 200 meter per second and UB 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस 90 मीटर है। इनिशियली 90 मीटर का डिस्टेंस है, इनिशियली जब ये दिया गया 90 मीटर इनिशियली। अब स्टेटमेंट लिखने लायक है हमारी, दे कोलाइड इन मिड एयर, दे कोलाइड इन मिड एयर, मिड एयर क्रैश हुआ एकदम, एंड स्टिक विथ ईच अदर। अब मैकेनिक्स अपनी पीक पे चल रही है भाई अपनी, एंड स्टिक विथ ईच अदर। फाइंड दी H max, maximum height attained by center of mass of the particles। जब ये मूव कर रहा है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो जी को 10 लेके चलना है, क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं आंसर नहीं दे रहा हूं अभी, ठीक है, आंसर नंबर्स में ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। 95 ये क्वेश्चन अगर ये वाइट में है तो ये भी ऐसे ही करते हैं थोड़ा सा। ऑप्शंस 95 मीटर, बी 55 मीटर, नियरली भी आ सकता है आंसर, 115 मीटर, 125 मीटर। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया बेटा इसके लिए स्पेस। ठीक है, होमवर्क में डालना इसको और ट्राई करना। नहीं होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नाउ सबसे बढ़िया हेडिंग डालेंगे, लीनियर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला और इसके बारे में सुना तो हुआ है कभी ना कभी ऑब्वियसली। जब मैंने इस टर्म को पहली बार सुना था, अब आप कहोगे कि 9th में सुनते हैं पहली बार, उस टाइम इतनी सोचने की क्षमता नहीं थी, फॉर्मूला याद कर लिया था। 11th में जब पहली बार सुना था तो मुझे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने की इच्छा हुई कि ये फॉर्मूला मास टाइम्स वेलोसिटी है, उससे बढ़ के लेकिन ये क्या है, फिजिकली तो कहीं समझ आए। तो कहीं किसी बुक में, गूगल गूगल बेटा उतना बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं था, तो कहीं किसी बुक में लिखा था इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। आई थिंक रेसनिक हेलिडे में लिखा था, पता नहीं किस में, बट किसी अच्छे ऑथर ने लिखा था क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर ये लीनियरली हो रही है तो लीनियर क्वांटिटी ऑफ मोशन, अगर आप लीनियरली देख रहे हो तो लीनियर मोमेंटम, अगर आप क्वांटिटी ऑफ मोशन एंगुलरली देख रहे हो जस्ट लाइक अ फैन और समथिंग, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इन दैट केस। ठीक है, Yes. तो दिस इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस
वही समझाने वाली बात है कि अगर 1 ग्राम की जो बुलेट है, छोटी सी गोली, वो 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो हम सब जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। और 100 kg का जो ब्लॉक है, अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से आए, तो हम बोल रहे हैं कि इनका मोमेंटम सेम रहेगा। क्या अलग होंगे, वो इम्पैक्ट है, वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। बुलेट का साइज छोटा होता है, उसका साइज बड़ा होता है, तो पेन अलग अलग टाइप का है जो हमें फील होगा, ठीक है। लेकिन वो इम्पैक्ट इम्पल्स में काउंट होगा। क्वांटिटी ऑफ मोशन लीनियर मोमेंटम है, इन दोनों की लीनियर मोमेंटम सेम रहेगी। वो ग्राम व्राम करके अपना यूनिट यूनिट कन्वर्जन नहीं रिजिडली लग जाओ सर ये तो ग्राम में और वो केजी, समझो भाई बात को, ठीक है। बात समझ आई? यस सर। हाँ। उस हिसाब से यूनिट, अब ऐसे 1 kg बुलेट, मेरा मन मान नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 kg की कोई छोटी सी बुलेट है, यूनिट सेव करने के लिए किया मैंने ऐसा, ठीक है। यस। अच्छा, P इज इक्वल्स टू एम वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, एक रिलेशन बना रहे हैं, B²P²/2 M²V²/2, ठीक है। तो एक m को इधर लेफ्ट साइड ले आते हैं, एक m को वहीं छोड़ देते हैं, तो ये बन गया P²/2m। राइट साइड छोड़ दिया एक m, तो ये बन गया हाफ mv²। और यस। ये रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का है, यानी लीनियर मोमेंटम सीधा सीधा रिलेशन बनाने लग गया वर्क पावर एनर्जी से। इसने तो अपना हाथ बहुत बड़े आदमी पे मार दिया एकदम से भाई, छोटे से टॉपिक। और वर्क पावर एनर्जी बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यानी कि लीनियर मोमेंटम का उन सब लोगों से कोई ना कोई लेना देना है। और जिसकी जान पहचान बड़े लोगों में होती है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा इज्जत दो भाई। P इज इक्वल्स टू √2 km। आपने देखा है हर तरफ, 12th में भी ये देखने को मिलता है कितनी जगह, है ना। यस। हाँ। तो हमारे लिए जो काम का फॉर्मूला हो गया बेटा, वो हो गया ये जो लास्ट वाला हमने लिखा, ऊपर वाला तो सिर्फ निकालने के लिए था रिलेशन। बहुत बढ़िया। अब इन पे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चन, तो मैं उन क्वेश्चंस को अभी इंक्लूड नहीं करने जा रहा हूं। आप जब जहां से भी प्रैक्टिस करोगे आपको दो चार दिख जाएंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला क्या था, P इज इक्वल्स टू एम वी। मैं उस बात को दोबारा उठा रहा हूं, P इज इक्वल्स टू एम वी, differentiating both side with respect to time, that becomes dp by dt। मैं ना इसको ऐसे ना लिख करके एक लाइन में लिख रहा हूं, आप भी ऐसे लिखना है, पार्टीशन बना लेना बेटा पेज पे ऐसा, ठीक है। किसी अगर आप बीच पेज पे हो तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, पार्टीशन बना लो, क्योंकि यहाँ काफी कुछ आने वाला है। इस साइड मैं लिख रहा हूं P इज इक्वल्स टू एम वी, इस साइड भी मैंने लिखा P इज इक्वल्स टू एम वी। राइट हैंड साइड भी मैंने डिफरेंशिएट किया dp बाय dt, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट बिकम्स m टाइम्स dv बाय dt। पहले राइट साइड पे काम कर लेते हैं, फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। dv बाय dt तो ये हम जानते हैं, जगत जाहिर है एक्सिलरेशन है, ठीक है। ये एक्सिलरेशन है, मास टाइम्स एक्सिलरेशन, दैट बिकम्स dp बाय dt। तो इसका मतलब है एक स्टेटमेंट यहां से तैयार हो रही है, क्या लिखेंगे इसके आगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, दैट इज द बेसिक सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो उन्होंने लिखा था अपनी बुक में, ये लिखा था उन्होंने, ठीक है। ये हमें खैर मालूम बहुत पहले से ही है। सो F इज इक्वल्स टू dp बाय dt, मेन मटेरियल को एक साथ ले लिया, एम ए को छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब अपनी कैलकुलस वाली पावर को जरा एक्टिव करो, कैलकुलस वाली पावर को क्या बोलती है वो पावर, कि अगर P की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ T गिवन होगी,
तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यस सर। एक ना बहुत छोटा सा रद्दी सा एग्जांपल ले लेते हैं कोई। फॉर एग्जांपल p इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो बेटा f क्या हो जाएगा 2t, हाँ 2t हो गया। ये इस पर्पज से कि जल्दी जल्दी रिवीजन मारे तो कुछ समझ में आ जाए। ये कब, जब इक्वेशन गिवन हो और ग्राफ नॉट गिवन हो। और जब ग्राफ गिवन हो और इक्वेशन नॉट गिवन हो तब तो डिफरेंशिएशन स्लोप दिखाता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ पीटी कर्व गिव्स फोर्स, यस सर। गिव्स फोर्स। देखो वो टूल्स वाली क्लास कहां तक है, देखो लगातार हेल्प कर रही है हमारी। हाँ ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होने दे रही हो बस वाई एक्स बदलते जा रहे हैं। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले आओ। अब ऐसा लगेगा कि सर ये तो मुझे मालूम ही आगे क्या होना है। बात यह है कि ये अभी तक नहीं लगता था, अब लग रहा है, ये अच्छी बात है। dp इज इक्वल्स टू एफ डी टी। क्या मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये नहीं बन जाएगा, फाइनल और इनिशियल कर दूं तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, यस ये सर। यही तो बन जाएगा। हाँ बेटा इसी को इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ओनली। क्लियर है? यस सर। इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ओनली, सिंपल, बस। ठीक है, अब जरा यहां पर अपनी कैलकुलस वाली नॉलेज लगाओ तो तुम्हें सब कुछ दिखने लग जाएगा। पहली चीज कि अगर मुझे ग्राफ गिवन हो और इक्वेशन नहीं गिवन हो तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एफ टी कर्व राइट गिव्स इंपल्स। 1 मार्कर में बहुत बार पूछते हैं, स्कूल में भी और वहां पे भी। यार स्कूल में तो बच्चे गलती कर देते हैं इसको। गिव्स इंपल्स, जे इज द सिंबल ऑफ इंपल्स। जूल्स मत समझ जाओ बाद में कभी पढ़ते टाइम, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ भैया, इंपल्स। राइट, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई ग्राफ मत दो पर इक्वेशन अगर दे दिया तो वहां से हम ये बोल सकते हैं, फिर इक्वेशन आपको देनी पड़ेगी फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। फोर्स किसका फंक्शन हो इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एफ इज इक्वल्स टू, मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 2t स्क्वायर, तो इंपल्स क्या हो जाएगा यहां से 2t³/3। यस सर। 2t³/3। राइट हैंड साइड अगर मैं बात करूं कि ऐसा कुछ ग्राफ अगर दे दिया तो बस मैं एरिया ही कैलकुलेट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। ये इतना सा सेक्शन में काट के माइक्रो नोट्स की वीडियो में डाल दूंगा तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, ये अपने आप में माइक्रो नोट्स ही तो बन गए, और क्या बन गए। पूरा देखो छोटे छोटे पार्ट में सारी बात कवर हो गई हमारी। बेटा जहां जहां पे डी लगा हुआ है ना, वहां वहां पे बस डेल्टा लगा के लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। जहां जहां पे डी लगा हुआ है वहां वहां पे डेल्टा लगा के लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, कुछ भी नहीं चेंज करना। और उसके अलावा तो ये क्या बन गया, लिखते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू एम टाइम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन एंड विच इज फोर्स। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, डेल्टा पी। अब यहां पे डिफरेंशिएशन वाली बात तो आएगी नहीं, तो उससे बचना, ना इंटीग्रेशन वाली बात आएगी। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ, और सिंपल फ्रॉम हियर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी विच इज जे। इससे ज्यादा टाइप के इंपल्स के क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। हमने राइट साइड दो पढ़ लिए, ग्राफ और स्लोप वाले, एरिया वाले, और एक इक्वेशन वाला इंटीग्रेशन वाला, है ना। अगर मैं, क्योंकि इंपल्स टॉपिक अभी तक तुम्हारा पेन बना हुआ था, तो जो ये इंपल्स है इसके एक क्वेश्चन कैसे एरिया टाइप के, एक क्वेश्चन कैसे ऐसा इक्वेशन टाइप के, एक क्वेश्चन कैसे जब टाइम का कुछ फ्रेम दिया हो, रेफरेंस एवरेज कुछ दिया हुआ हो, 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड ऐसा। ठीक है, बस सिंपल। ध्यान रखना लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लीनियर मोमेंटम एक्स में भी, जैसे हम जब भी मैं बोलूं कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो याद करो वेक्टर को, कि सिंपल सी बात है कि जब वेक्टर में कोई भी कंपोनेंट था तो वो अपने एक्स और वाई में टूट जाता था।
वेलोसिटी टूट जाती थी। यस सर। तो जब वेलोसिटी टूट जाती थी, फोर्स टूट जाता था, तो क्या लीनियर मोमेंटम नहीं टूट सकता? हाँ। एक्सेलरेशन भी तो टूट सकता है। तो ये यस। भी टूटेगा पी एक्स पी वाई में जब जरूरत पड़ेगी। और जब ये टूटेगा तो इम्पल्स भी तो टूटेगा, यस है सर। ना? तो इम्पल्स भी एक्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, वाई में कैलकुलेट किया जा सकता है, और नेट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ। मैंने छोटी और बड़ी मोटी बात कर दी है, जब तक क्वेश्चन नहीं लूंगी सर समझ नहीं आएगा, लेकिन पिक्चर थोड़ी सी इमेजिन हो गई है। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे इन चीजों के। अभी हम सीधा क्या करते जा रहे हैं, हम सीधा कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट लपेटे जा रहे हैं। यस सर। हाँ, क्वेश्चन एक साथ करेंगे। मजा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मजा तो क्या सर, जिंदगी परेशान कर रखी है इन चीजों में। ठीक है। तो कहीं ऐसे लिख लेना कि प्रॉब्लम विल सी एक साथ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये समझना है ये क्या चीज है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बाद में ये उसी के लेवल का एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है। यस। ध्यान रखो, जैसे डॉक्टर खाली अकेली गोली नहीं देता डॉक्टर, वो एक के साथ में एक जरूर पकड़ाएगा। हाँ, वो चाहे उसके साथ में पेन किल क्या कुछ भी हो। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। यस सर। राइट। इसीलिए मैंने पूरा जोर पीछे काफी दिया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में। लेकिन तब भी वीडियो लेक्चर्स में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है हमने, लिमिटेड ही करी है। तो आपका काम है ये रिकॉल रखना कि सर यहां तक सॉल्व करवाई है आपने, सीओएमई की, और प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो चुपचाप। ठीक है। ऐसे मेरे को बता देना, ठीक है? यस। भूलता बहुत हूं, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एम टाइम्स डीवी बाय डी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और एम टाइम्स डीपी, सॉरी, ये हो गया पूरा का पूरा डीपी बाय डी। तो यहां से हमने निकाला था एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाय डी। भाई ये जो आज का लेक्चर है ना बेटा, जितना भी चल रहा है, यस। ये इतनी बार लिखना है आपको, बिलीव मी। ये पूरा पेज जो अभी तक मैथमेटिकल चल रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट में एक साथ लेके चल रहा हूँ, प्रॉब्लम बीच में ले रहा हूँ, सो दैट ब्रेक ना हो फ्लो। ये पूरा सेक्शन ऊपर से नीचे ले तक इतनी बार रफ में लिखना है कि आप इसको ब्लाइंडली अकेले में दीवारों पे लिख पाओ, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो जाए, तभी होंगे, वरना नहीं होंगे। अब समझो। मैं अभी बात कर रहा हूं किसी एक पार्टिकल की, फॉर अ पार्टिकल। मास लिया है ना, तो किसी ना किसी का तो लिया होगा, फॉर अ पार्टिकल बात कर रहा हूं मैं। तो किसी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, ऑब्वियसली एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। तो फॉर अ पार्टिकल एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। सर आप पार्टिकल पे इतना क्यों जोर दे रहे हो? क्योंकि आगे मैं इसी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलूंगा। क्योंकि आर सीओएम दो पार्टिकल पे भी वैलिड होता है और कई पार्टिकल पे भी वैलिड होता है। यस सर। लीनियर मोमेंटम भी ऐसे एक पार्टिकल पे वैलिड होता है, और पी सीओएम हमने पढ़ा, पी वन प्लस पी टू, ऐसे कई पार्टिकल पे भी वैलिड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये खाली एक पार्टिकल पे तो वैलिड है ही है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी काम करेगा आगे। और क्वेश्चन एक से ज्यादा बॉडीज के होते हैं हमेशा, एक आगे जा रही होगी, एक पीछे जा रही होगी। कोई कूद रहा होगा बोर्ड से, तो बोर्ड भी पीछे जा रही होगी। फालतू के क्वेश्चन बनेंगे आगे। तो दो मास के लिए भी काम करेंगे, लेकिन पहले मैं पार्टिकल से शुरू कर रहा हूं, ठीक है? तो एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाय डी टी, एंड डीपी बाय डी टी अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, ये कैसे देखते हैं पहले वो भी समझाता हूं। ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल नेट फोर्स, ठीक है?
या आप एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल नेट फोर्स लिख देते हैं इसको, नेट एक्सटर्नल, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पर जीरो लग रहा है, तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली किसी चीज का जीरो तभी होता है जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। भाई dy बाय डी एक्स जीरो तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना। यस सर। सिमिलरली अगर dp बाय dt जीरो तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना। हाँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ये तुमसे पूछूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे जीरो हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा सर? देखते हैं बेटा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं पहले कि कैसे पता चलेगा। ऐसे पता चलेगा, मान के चलो वो एक सबसे जो फेमस प्रॉब्लम है, गन वाली प्रॉब्लम। ये गन है, गन के अंदर बुलेट है, बुलेट है और ये फायर हो गई, फायर हो गई, बुलेट निकली बाहर, ठीक है। यस सर। अगर मैं इसको एक सिस्टम में मान के चलूं तो क्या बाहर से कोई आया था फोर्स लगाने? नहीं। अंदर ही तो काम किया है इन्होंने आपस में जो भी किया है। यस सर। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ जीरो हुआ। हाँ। भाई अंदर कुछ भी हुआ हो, चाहे स्प्रिंग एक्शन लगे हो और चाहे वो कंबस्शन हुआ हो बैरल का, कुछ भी हुआ हो, बट कोई बाहर से तो नहीं आया ना सिस्टम पे, कोई एजेंट नहीं है यहाँ पे यस। ऐसा। और समझो और क्या एग्जांपल होगा इसके। सपोज बेटा एक बोट है और वो बोट पानी पे है, ऑब्वियसली बोट सर पानी पे चलती है, अजीब बात कर रहे हो आप, ठीक है। यहां पे कोई पर्सन है और इस पर्सन ने भाई जंप लगा दी, हम्म। जैसा भी समझ रहे हो फिगर कोई नहीं। अब जो इसने जंप लगाई है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको एक सिस्टम में मानूं, तो आया कोई बाहर से, मूवमेंट यहां हो रही है, बंदा आगे जा रहा है, बोट पीछे जाएगी जरूर। यस सर। ऊपर भी मूवमेंट हो रही है, बुलेट बाहर जाएगी, गन पीछे जाएगी जरूर। हाँ। बट मेरा क्वेश्चन ये, क्या इस प्रॉब्लम में कोई भी नेट फोर्स सिस्टम पर बाहर से लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। और सर और एग्जांपल दो सर, ऐसे कुछ दो चार, क्योंकि मैं जितने एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये इन सब पे ही न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं और बनते भी हैं। कोई एक बॉम्ब रखा है बेटा, बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, एक पार्टिकल यहां गया, एक पार्टिकल यहां गया, एक पार्टिकल यहां गया, एक पार्टिकल यहां गया। इसका टोटल मास कैपिटल एम था, इन सारे पार्टिकल्स का मास m1 m2 m3 m4 दिया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब ये चाहे एक्सप्लोजन हुआ है तो भी, और उससे पहले, क्या कोई भी बाहर से आया फोर्स लगाने? नहीं। सिस्टम पे नहीं आया। क्या ये मैं जितने भी एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अम्ब्रेला के अंडर में ही आ रहे हैं? उसी में आ रहे हैं सर, वो तो आपने बताया नहीं अभी। कंजर्वेशन, क्या ये उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जहां नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है? यस सर। ये इतनी बहुत अच्छी बात है, जब बात समझ नहीं आती ना तू चुप हो जाती है, दैट इज अप्रिशिएबल। और मैंने वही बात पकड़ रखी है, जहां चुप मतलब नहीं समझ आया। तो ये पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, यस सर। ठीक है। अब मुझे एक 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 और बेटा, वो तो बहुत फेमस एग्जांपल है, कोलिजन। हम्म। कोलिजन मे बी इस बॉल की वेलोसिटी हो, मे बी ना हो। मैं अगर, क्योंकि वो कभी नहीं बताएंगे कि इस बॉल को धक्का किसने मारा, यस सर। वो बोलेंगे अ बॉल विद मास एम हैज सम वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस विद दैट मीटर ऑफ पर सेकंड स्पीड, राइट। तो यस। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो आपको क्यों जानना हाँ। है ना। तो ये वाली अगर हम अपना जो जो अर्ज है इसको पकड़ के रखें सर, क्वेश्चन पूछते हैं सर किसी ने तो धक्का मारा ही होगा ना, बॉल अपने आप थोड़ी चलेगी सर। बिल्कुल। जब हाँ। वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है तो आपको क्यों लेना है ना। यस सर। ऐसे सोचो, ऐसे सोचोगे जिंदगी आसान रहेगी बेटा। हमेशा मैं बोलता हूं थिंग्स आर वेरी इजी, वी आर मेकिंग देम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ। वाइट, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे ऑल ओवर द सोशल हो, कुछ भी हो। चलो साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे, इधर आते हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं, और इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ये तो मैं चार ही लिख रहा हूं। मुझे एक याद आ रहा है, एक बार क्वेश्चन आया था, मान के चलो कि वो होता है ये जैसे जो गार्डन का स्प्रिंकलर होता है, यस सर। ठीक है ना। तो गार्डन का स्प्रिंकलर होता है, तो मान के चलते हैं ऐसे पानी फेंकता है इधर, हाँ। और ये पानी फेंकता है इधर, तो ये ऐसे से यस। घूमता जाता है फिर, हाँ। है ना। ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया था। ऐसे फेंका, फिर इसने ऐसे फेंका,
फिर ये घूमता जाएगा, जब ये आगे पानी फेंकेगा तो पीछे थ्रस्ट जाएगा। यस सर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्प्रिंकलर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर ये घूमता जाएगा। उस पर कोई न्यूमेरिकल बनाया था। अब पहले तो आपको ये समझो कि ये समझने में टाइम लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम आ किस चैप्टर के अंडर मेरी है। समझ सॉल्व करने की बात में मैं आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने नहीं सिखाया तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा अभी सॉल्व करना। बट आप ये कैसे जज करोगे कि ये प्रॉब्लम किस चैप्टर से रिलेटेड है यार, जहां पर एक बॉडी आगे की जाने की वजह से दूसरी बॉडी की मोशन में शिफ्ट आ रहा हो। समझ जाओ। और ये भी ध्यान रखो, क्या कोई बाहर से आ रहा है, या जो दूसरी बॉडी है, जो ये वाली बॉडी है, इसी बॉडी, यही बॉडी का मोशन रीजन है इस बॉडी के मोशन के लिए। यस सर। इस बॉडी का मोशन रीजन है इस बॉडी के मोशन के लिए। ठीक है, इस बॉडी का मोशन रीजन है इस बॉडी के मोशन के लिए। जब भी ऐसी कोई चीज हो तो ये एक ऐसे, मतलब इसको लिख लेते हैं कहीं पे, मैं इस बात को अभी 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 क्रिएट हुई है माइंड में कि व्हेन स्प्रिंकलर वाला एग्जांपल, अगर ये स्प्रिंकलर घूम रहा है तो ये एंगुलर मोमेंटम में नहीं है। देख यहां पे अगर मैं तेरी बात एकदम सही है तो वहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा लग जाएगा है। लेकिन बात यह है कि आप इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। देखो, अगर वो सिर्फ एक झटके की बात करे, एक इंपल्स की बात करे और बहुत कम राउंड हुआ हो तो वो तो स्ट्रेट ही जाएगा ना। अगर बहुत सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट स्ट्रेट आया हो, अब वो तो तब है जब उसके पास कोई ओमेगा होगी, वो तो तब है ना। वो रुक जा रहा है ना बार बार, ऐसा नहीं है आप सही हो, कन्वर्ट भी हो सकता है, लेकिन वो फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में चला जाएगा, बात तो तब भी वही रहेगी। ये जितनी बात आप लीनियर में पढ़ रहे हो वो एंगुलर में चली जाएगी। ठीक है, एक बार कहीं मैं प्रॉब्लम, मैं पता नहीं, हाँ इसी काइंड की थी, ठीक है ऐसी थी। तो ऐसे कुछ लिख लेते हैं स्टार डाल के, व्हेन मोशन ऑफ वन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। ये देखो मेरी खुद की बनाई हुई सोच है, बुक में नहीं लिखी हुई है कहीं, तो अगर किसी दिन ये गलत फील हो तो मुझे बता देना, मैं हटा दूंगा। व्हेन मोशन ऑफ वन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ अदर वन, फॉर मोशन ऑफ सेकेंड बॉडी, या ब्रैकेट में लिख लेना बॉडीज, अदर बॉडीज। देन बी अवेयर that the problem can lie under कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं श्योर नहीं हूं, मैं कह रहा हूं तब आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि ये जा सकती है उसके अंडर में। वैसे तो 4-5 एग्जाम्पल यही घूमते रहते हैं, कुछ नया दे दिया तब। यस सर। ठीक है ना। P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब मैं इसका थोड़े मैथमेटिकल वर्जन पे आता हूं। मुझे इन सबके नीचे नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, बोटमैन प्रॉब्लम, रिकॉइलिंग ऑफ गन, बॉम्ब कोलिजन एंड सिंपल कोलिजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, स्प्रिंकलर, ये अपने आप नाम लिख लेना। यस सर। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो P का फॉर्मूला तो मास टाइम्स वेलोसिटी होता है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। और अगर दो पार्टिकल हैं, मान के चलते हैं दो बॉडी है, फॉर टू बॉडीज, मैं इसको लिख दूं m1v1, या एक बार सिंगल पार्टिकल के निकालें, सिंगल पार्टिकल के लिए निकालते हैं, तो mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। दो मास के लिए हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये, दो मास के लिए हो जाएगा तो कितने, दो इस साइड में दो हो जाएंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बोलो, यस सर। बात समझ आ रही है। यस सर। कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूं, लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम फाइनल।
ध्यान रहे यहां पर एक वर्ड जरूर यूज करना है, सिस्टम। सिस्टम यहाँ पे बहुत जरूरी है, एनर्जी वाले पोर्शन में और इसमें। हम भी वहां पे देखो, याद करो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हें याद आ रहा है, तुम वर्क पावर एनर्जी सॉल्व कर रहे हो इस टाइम पे, कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में जब आप एनर्जी देखते हो तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ आप यूज करते हो, मान के चलते हैं। तो इस टाइम पे जब आप यू आई में देख रहे हो तो आप पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देख रहे होते हो, किसी एक यस पार्टिकल की नहीं देख रहे होते हो। ये मेरी बात बेटा याद कर लेना और लिख लेना कहीं। ये सब कुछ पूरे सिस्टम के लिए होता है। आपको अगर सिस्टम में कहीं भी स्प्रिंग कॉम्प्रेस दिख रहा है, कोई भी बॉडी हाइट पे दिख रही है, तो उसको आप इनिशियल में कंसिडर करोगे। और फाइनली ऑब्जेक्ट जब पता चल गया तो आप उस पूरे सिस्टम को देखोगे, क्या इस टाइम पर कहीं पे कुछ हो रहा है, वैसे। ठीक है, आप अगर किसी एक बॉडी के पीछे भागे ना तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, मेरे कहने का क्या मतलब है, वो जब गलतियां करोगे अपने आप मेरी आवाज कान में आने लग जाएगी, मैं ये बोल रहा था आपको। ठीक यस है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमने बोला कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर ये फॉर्मूला एक्सिस वाइज भी यूज किया जा सकता है। एक्सिस वाइज पॉसिबिलिटी लिख दे रहा हूं मैं। सर एक्सिस वाइज बोलने का मतलब क्या? एक्सिस वाई बोलने का मतलब ये है कि पी आई एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू पी एफ एक्स एक्सिस एंड पी वाई एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू पी एफ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, पी आई वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू पी एफ वाई एक्सिस, इस तरह की चीज है। ठीक है, ये हमने यहां पे लिख दिया सब कुछ। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप ये समझो कि इस एप्लीकेशन को करते करते इतना अपने आप को ट्रेंड कर लेना है कि प्रॉब्लम आए तो बस ऐसा लगे कि अरे ये बस नंबर से तो रिप्लेस होंगी क्वांटिटी, और क्या। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहला रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो हमारे पास एक गन है और ऑब्वियसली गन के अंदर बुलेट ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इस बुलेट का जो मास है वो ऐसे स्मॉल एम में ले रहे हैं हम लोग, मास ऑफ बुलेट ऐसे लिख ले रहे हैं, और गन का मास ऐसे लिख ले रहे हैं, मास ऑफ गन। ठीक है, तो एक केस क्या होगा कि इसके अंदर बुलेट है, और दूसरा केस क्या होगा कि वो बाहर है, बाहर है बुलेट कहीं, है ना, और गन हमारी कहीं ऐसे मान के चलते हैं फायर हो चुकी है। ठीक है सर, वो कोई बात नहीं, चलो। तो अब ये इनिशियल कंडीशन हो गई, ये फाइनल कंडीशन हो गई। आवाज आ रही है? ठीक है, यस सर ठीक है। तो इतना हमें बस देखना आना चाहिए, क्या नेट फोर्स, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, तो क्या नेट फोर्स कहीं से आया क्या? नहीं, जीरो है जीरो है। नेट फोर्स अगर जीरो है और एक बॉडी की वजह से दूसरे बॉडी की मोशन हो रही है, यस सर तो क्या मैं बोल दूं कि एनर्जी, एनर्जी कह रहा हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। पीएफ दो मास इन्वॉल्व है, तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, और फाइनली क्या हो रहा है दोनों मोशन में, यस एम वन वी वन प्लस एम टू वी2 वी टू, शाबाश। एम वन बेटा मान लेते हैं गन को, मास ऑफ गन, तो यहां पे तो वेलोसिटी ऑफ गन तो जीरो हो गई। यस सर मास ऑफ बुलेट, मैं यहाँ पे मास ऑफ गन लिख दिया, एम जी ना लगे ये, मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, और वो भी तो जीरो ही है अभी। यस सर ठीक है, और यहाँ पे मास ऑफ गन भी है और वेलोसिटी ऑफ गन तो है, एग्जिस्ट कर रही है, हाँ और यहाँ पे मास ऑफ बुलेट है बट वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों इक्वल है, तो ये पूरा पोर्शन तो जीरो ही हो गया।
Yes, sir. बचा क्या, दोनों जो उस साइड बचे हैं, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हाँ, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। yes, अगर sir. मैं, ठीक है, ये बात देखूं कि ये चलो, अब यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन कि वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हाँ, है ना। yes, sir. रिकॉयल, रिकॉयल का प्रूफ हो गया ये सबसे पहला। तो इसको वो कैसे यूज करेंगे हमें नहीं पता, हमें मालूम पड़ गया। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन हम यहां से क्या ले रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई कि वेलोसिटी ऑफ गन इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और एक ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, एक ऑब्जर्वेशन होगी वेलोसिटी ऑफ गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन, कि जितना ज्यादा मास हैवी होगा गन का उसकी हाँ, वेलोसिटी उतनी कम होगी। yes, sir. दैट्स वाई यूजुअली गन के लोअर पोर्शन को या टोटली पोर्शन को हैवी रखा जाता है। ठीक है, दैट मेक सेंस टू अस। बहुत बढ़िया, ये ऑब्जर्वेशन है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके होमवर्क में मैं क्या क्या दे रहा हूं बेटा, होमवर्क में सबसे पहला काम, नोट्स पहले तो यहां तक के खत्म करना। Yes, sir. ठीक है ना, रिवीजन आज के आज, अभी के अभी। दूसरा सबसे पहला काम करना, इम्पल्स के सारे क्वेश्चन खत्म कर लेना, अब हो जाएंगे आपके। कौन से क्वेश्चन जो नहीं होंगे वो होंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, अभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे ज्यादा। अगर Okay, sir. बेसिक फॉर्मूला पे कोई सॉल्व हो रहे हो तो कर लेना, कोलिजन अवॉइड करना। Okay, sir. ठीक है ना, तो इतना काम आपसे हो जाएगा। और उसके बाद जो बैकलॉग आपका चल रहा है आगे की तरफ, जो भी आप कर रहे हो प्रेजेंट वर्क, वो कंप्लीट करना। ठीक Okay, है, sir. ओके। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, ऊपर एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, Hmm. और थ्योरी स्पेस को फिल करना है मैं नेक्स्ट क्लास में। और यहां हम आपसे विदा मांगते हैं। ठीक है।